नमस्कार दोस्तों। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। अगर उनमें से किन्हीं दो के बीच टकराव होता है तो स्पेस टाइम के फैब्रिक में वेव बन जाती है और आसपास के कई लाइट ईयर्स दूर तक के सभी ऑब्जेक्ट्स तहस नहस हो जाते हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल का एक अपोजिट भी है, व्हाइट होल। तो सोचो, अगर ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में टकरा जाएं और मर्ज हो जाएं तो क्या होगा? तो क्या इसका रिजल्ट सेम दो ब्लैक होल के टकराने जैसा ही होगा या उससे बिल्कुल ही भिन्न? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में टकरा जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्हाइट होल वर्तमान में एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन माना जाता है कि वे ब्लैक होल के विपरीत काम करते हैं और नेचर में भी उनके बिल्कुल विपरीत हैं। एक ब्लैक होल मैटर को अपनी ओर खींचता है और उसे खा जाता है, वही व्हाइट होल चीजों को अपने अंदर खींचने के बजाय उसे वापस फेंक देता है। जहां ब्लैक होल से कुछ भी बच नहीं सकता, वहीं व्हाइट होल में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। व्हाइट होल मूल रूप से ब्लैक होल की तरह ही काम करते हैं। अगर इस वीडियो फुटेज को रिवर्स में चलाया जाए, जिसमें मैटर को केंद्र से बाहर निकाला जाता है, हालांकि उनकी विपरीत प्रकृति के बावजूद ऐसा माना जाता है कि व्हाइट होल दूर से ब्लैक होल की तरह ही दिखाई देंगे अगर हम उन्हें कभी देख पाए तो। हालांकि वे सैद्धांतिक रूप से संभव हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं जानते कि व्हाइट होल कैसे बनते हैं। अगर वास्तव में वे बनते हैं तो ब्लैक होल के बारे में हमारे पास थोड़ा और विचार है, जो अक्सर तब बनते हैं जब एक मैसिव स्टार अपना पर्याप्त ईंधन खत्म कर देते हैं और सुपरनोवा में विस्फोट हो जाते हैं। वो इवेंचुअली एक अत्यंत डेंस कोर को पीछे छोड़ते हैं, जो स्पेस टाइम में एक तरह की सुरंग के रूप में नया शेप एज्यूम करते हैं, एक ब्लैक होल के रूप में। हालांकि व्हाइट होल उसी तरह नहीं बन सकते क्योंकि उनके कोर का मास शून्य है, इसलिए वे अपने सेंटर में एक्चुअल मैटर के साथ मौजूद नहीं हो सकते। इन थियरी, अगर हाइड्रोजन का केवल एक परमाणु किसी तरह व्हाइट होल की सिंगुलैरिटी में प्रवेश करने में कामयाब हो जाता है तो ये कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वे बहुत ही अनयूजुअल हैं। कुछ शोधकर्ता ये भी मानते हैं कि व्हाइट होल डार्क मैटर जैसे अन्य रहस्यों को समझाने की कुंजी हो सकते हैं। एक थियरी तो यह भी है कि डार्क मैटर का निर्माण माइक्रोस्कोपिक व्हाइट होल द्वारा इसे बाहर निकालने से होता है। इस तथ्य के बावजूद कि व्हाइट होल में उनकी सिंगुलैरिटी में मास नहीं हो सकता और वे लगातार अपने केंद्र से मैटर को बाहर निकालते रहते हैं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि उनमें गुरुत्वाकर्षण होगा, जिसका मतलब है कि वो दूर से ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर हम क्वेश्चन के पर्पस के लिए ये मान लें कि व्हाइट होल अस्तित्व में है, तो व्हाइट होल और ब्लैक होल के बीच टकराव संभव है। अगर कोई और चीज, कोई कम भारी चीज व्हाइट होल के पास पहुंचती है, जैसे कि कोई स्पेसशिप या प्लेनेट, तो वास्तव में इनका कोई मुकाबला व्हाइट होल से नहीं होगा। व्हाइट होल की तरफ जाने वाला रास्ता बेहद ही खतरनाक होगा। इससे निकलने वाला मैटर प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा होगा। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके काफी करीब पहुंचता है, उस पर अविश्वसनीय अमाउंट्स में ऊर्जा की लगातार बमबारी होगी, जो संभवतः गामा रेस के रूप में होगी। चूंकि कोई भी ऑब्जेक्ट व्हाइट होल के सेंटर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वहां एक तरह का कॉस्मिक कट ऑफ पॉइंट होगा, जहां कोई भी ऑब्जेक्ट जो पहुंचने की कोशिश करेगा उसे अलग अलग कर देगा या कम से कम उससे आगे की यात्रा करना फिजिकली असंभव बना देगा। हालांकि जब वह ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल होता है तो स्थिति बदल जाती है। चूंकि व्हाइट होल लगातार मैटर को बाहर निकाल रहा है और ब्लैक होल लगातार मैटर को अपने अंदर खींच रहा है, इसलिए जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो सबसे पहले तो व्हाइट होल अपने अंदर से मैटर को निकालकर ब्लैक होल की तरफ बमबारी करेगा। उसे ब्लैक होल काफी मजे से अपने अंदर निगलता जाएगा। व्हाइट होल फेंकता रहेगा, ब्लैक होल निगलता रहेगा। इस तरह से अंतहीन रूप से मैटर को निगलने वाला ब्लैक होल बड़ा और बड़ा होता जाएगा और अंततः एक असाधारण रूप से एक विशाल सुपरमैसिव स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेगा। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जो हजारों लाखों सालों तक चल सकती है। लेकिन ब्लैक होल के बारे में हम जो जानते हैं और व्हाइट होल के बारे में जो हम नहीं जानते हैं, उसे देखते हुए समय के साथ ब्लैक होल इतना विशाल हो सकता है कि वह अपने मैटर के अथाह प्रोवाइडर यानी व्हाइट होल को भी निकल जाए। क्योंकि व्हाइट होल जितना ज्यादा अपने अंदर से मैटर निकालता जाएगा, वो उतना ही कमजोर होता जाएगा, और ब्लैक होल जितना निगलता जाएगा वो उतना ही पावरफुल और बड़ा होता जाएगा। इसलिए आखिरकार ब्लैक होल व्हाइट होल पर हावी हो जाएगा और उसे अपने अंदर खींच लेगा। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अज्ञात है कि फिर आगे क्या होगा। हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं जानते कि नॉन थियरेटिकल कन्वेक्शनल मैटर ब्लैक होल में प्रवेश करने के बाद कहां जाएगा।
स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि एक समय आने पर ब्लैक होल भी खत्म होते हैं। ड्यू टू हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल मैटर को बाहर निकाल देते हैं और फिर सिकुड़ जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि इसके अलावा भी कुछ है। कुछ लोगों का तर्क है कि ब्लैक होल में प्रवेश करने वाला मैटर पूरी तरह से अलग थलग होता है और ब्रह्मांड में पूरी तरह से गायब हो जाता है। वास्तव में इसी वजह से कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्लैक होल पहले से स्पेस टाइम में एक दूसरे के बीच बनी सुरंग के जरिए दूसरे ब्रह्मांडों में व्हाइट होल से जुड़े हुए हैं। जब एक ब्लैक होल एक ब्रह्मांड में मैटर को निगलता है तो वह मैटर व्हाइट होल के जरिए दूसरे ब्रह्मांड में बाहर निकल सकता है, जिसका मतलब है कि अनंत मैटर अंदर जाता है और अनंत मैटर बाहर निकलता है। उस पर्टिकुलर आइडिया को और ज्यादा अजीब बनाने के लिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि व्हाइट होल वास्तव में हमारे ब्रह्मांड से भी पुराने हैं और ये ब्लैक होल और व्हाइट होल के माध्यम से मल्टीपल यूनिवर्स के बीच कनेक्शन हमारी अपनी वास्तविकता की शुरुआत को एक्सप्लेन कर सकते हैं। खैर, जैसा कि हमने कुछ देर पहले जाना कि ब्लैक होल व्हाइट होल को निगल जाएगा, लेकिन सच पूछो तो ये मुठभेड़ यही खत्म नहीं होती, या ब्लैक होल व्हाइट होल को निगल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। एक अलग सिनेरियो में ब्लैक होल सैद्धांतिक रूप से व्हाइट होल को निगलने से पहले हॉकिंग रेडिएशन के जरिए खत्म हो सकते हैं। इस तरह व्हाइट होल प्रभावी रूप से अपने द्वारा निकाले गए मैटर से ब्लैक होल को ज्यादा भरकर, मतलब उसे ज्यादा खिलाकर, मतलब उसकी ओवर फिलिंग करके अपने साथी को मात दे देगा। भले ही ब्लैक होल शुरुआती टक्कर में जीत जाता है, फिर भी समय इवेंचुअली एक अलग कहानी बता सकता है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कार्लो रोवेली का प्रस्ताव है कि जब ब्लैक होल क्षय होकर अंततः नष्ट हो जाते हैं तो वो अपने पीछे व्हाइट होल बनाते हैं। जब हॉकिंग रेडिएशन के जरिए ब्लैक होल पर्याप्त द्रव्यमान खोल देते हैं तो ट्रेडिशनली माना जाता है कि वे तब तक सिकुड़ते हैं जब तक कि वो गायब नहीं हो जाते। लेकिन ब्रह्मांड के कुछ मॉडलों में ये एक समस्या है, क्योंकि वहां एक दूसरा साइड भी होना चाहिए। रोवेली के अनुसार एक ब्लैक होल बस वाष्पित होकर शून्य नहीं हो जाएगा, बल्कि जब यह बहुत छोटा हो जाएगा तो वो फिर वापस उछलेगा और वह पलटाव एक व्हाइट होल बनाता है। अगर ये सच है तो हम अचानक एक आइसोलेटेड कॉस्मिक कोलिजन से कहीं ज्यादा के बारे में सोच रहे हैं। भले ही ब्लैक होल उस पर्टिकुलर इवेंट में अपने प्रतिद्वंदी यानी कि व्हाइट होल पर विजय प्राप्त कर ले और ऐसा करने में अविश्वसनीय साइज भी प्राप्त कर ले, फिर भी वह उसी स्ट्रक्चर द्वारा बच सकता है जिसे उसने अभी अभी निगला था। क्योंकि ब्लैक होल अगर अपने अंतिम पड़ाव पे आने के बाद व्हाइट होल ही बनते हैं तो वो किसी दूसरे व्हाइट होल को निगलने के बाद अगर अंत में खत्म भी होगा तब भी तो वो एक नए व्हाइट होल को जन्म देगा, यानी जिसे खाएगा वही उसके अंतिम दिनों में उसे बचाएगा, मतलब उसकी यादों को बचाएगा। और समय के साथ ब्रह्मांड के ज्यादा से ज्यादा ब्लैक होल इसी तरह के परिवर्तन से गुजरेंगे, जिससे ब्रह्मांड कई अज्ञात रहस्यमय बिंदुओं से भर जाएगा जो सभी मैटर को वापस ब्रह्मांड में फेंक देंगे और फिर अंतरिक्ष को व्हाइट होल द्वारा आकार दिया जाएगा। इन सब बातों के बावजूद ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल के साथ एक बड़ी चेतावनी जुड़ी हुई है कि व्हाइट होल का बुनियादी अस्तित्व अभी भी बहस का विषय बना हुआ है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी मौजूदा समझ का मतलब है कि वे संभव हैं, लेकिन बहुत से फिजिसिस्ट अभी भी तर्क देते हैं कि नेचर में उनके बनने की संभावना नहीं है। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।